Hello friends, welcome to ITA Exam Solutions. क्वेश्चन नंबर 41 है टू लिक्विड कैन बी सेपरेटेड बाय। दो द्रवों को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी क्रिस्टलाइजेशन, सी इवेपोरेशन एंड डी फिल्ट्रेशन। अगर हमें दो लिक्विड को अलग करना है तो हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एक जो लिक्विड होगा या एक जो तरल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड, यानी कि एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और दूसरे का थोड़ा ज्यादा होगा। और जब हम इस मिक्सचर को गर्म करते हैं तो जिस मिक्सचर का या जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले भाप में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उन वेपर्स को कूल करते हैं, कंडेंस करते हैं और ओरिजिनल मिक्सचर से अलग कर लेते हैं। ये होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस। और इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है, हम क्रूड ऑयल में कई सारी अलग चीजों को निकालते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में क्या होता है, वैसलीन भी आती है, पेट्रोल भी आता है, डीजल भी आता है, गैसोलीन होती है। तो कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्रूड ऑयल से निकलते हैं और क्रूड ऑयल में हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, क्योंकि जितने भी हमने अभी प्रोडक्ट बोले हैं सच एज पेट्रोलियम, डीजल, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो इसकी मदद से हम क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। अदर जितने भी मेथड है, क्रिस्टलाइजेशन, इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को अलग करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्वेश्चन नंबर 42 है विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। वाहन में पीछे देखने के लिए किस प्रकार के आईने का उपयोग किया जाता है? ए कॉनकेव, बी कॉन्वेक्स, सी प्लेन एंड डी ऑल ऑफ द अबव। गाड़ी में जो मिरर लगा होता है जिससे हम पीछे का व्यू देखते हैं वो कौन सा मिरर होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या एडवांटेज होते हैं? पहला एडवांटेज क्या है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो कॉन्वेक्स मिरर में दो खासियत होती है। एक तो जो इमेज बन के आती है कॉन्वेक्स मिरर में वो ओरिजिनल इमेज से छोटी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हम ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, ज्यादा व्यू हमें दिखता है पीछे का, और इससे ब्लाइंड स्पॉट भी कम हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट सेम चीज बता रहा है कि रिड्यूस ब्लाइंड स्पॉट। फ्लैट मिरर में क्या होता है, ज्यादा ब्लाइंड स्पॉट होते हैं, क्योंकि जो इमेज निकल के आती है फ्लैट मिरर में वो सेम साइज की निकल के आती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, जो इमेज निकल के आती है वो सेम साइज की नहीं होती है, वो छोटी होती है, जिसकी वजह से जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो कम हो जाता है। और कॉन्वेक्स मिरर काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी होता है, काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, क्योंकि इसकी कॉस्ट काफी ज्यादा हाई होती नहीं है। दूसरी चीज, ये सारे वेदर को इजिली झेल सकता है, तो इसकी मेंटेनेंस की भी इतनी कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 43 है व्हाट इज द हार्डेस्ट कोल अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सबसे कठोर कोयला कौन सा है? ए पिट कोल, बी लिग्नाइट कोल, सी बिटमिनियस कोल एंड डी एंथ्रासाइट कोल। चार तरह के कोल होते हैं, पिट कोल होता है, लिग्नाइट कोल होता है, बिटमिनियस कोल होता है और एंथ्रासाइट कोल होता है। अब सबसे कठोर कोल कौन सा होगा? जिस कोल में कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा कठोर कोल होगा। और कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा किस में होती है? वो एंथ्रासाइट कोल में होती है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वो 90 से 95% तक पाई जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा कार्बन के एटम होंगे वो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जितने अच्छे क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेंगे उतना ही कोल मजबूत होगा, उतना ही कोल डेंस होगा। और जो टाइम पीरियड होता है किसी भी एंथ्रासाइट कोल के बनने का वो सबसे ज्यादा लंबा होता है, और जितना ज्यादा लंबा टाइम पीरियड होगा उतना ही ज्यादा इसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा बढ़ती रहेगी। एंथ्रासाइट कोल में इम्प्योरिटी भी सबसे ज्यादा कम पाई जाती है, और जितनी कम इम्प्योरिटी होगी उसका एनर्जी कंटेंट भी सबसे ज्यादा हाई होगा। एंथ्रासाइट कोल की सबसे ज्यादा फ्यूल एनर्जी भी होती है। इसका मतलब जब हम कोल को बर्न करते हैं तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसकी जो राख बनती है वो सबसे ज्यादा कम बनती है। वहीं बात करें पीट की, तो पीट क्या होता है, ये एक डेवलपिंग कोल होता है। ये स्टार्टिंग का जो कोल होता है वो पीट कोल होता है। लिग्नाइट कोल इससे थोड़ा अच्छा कोल होता है, लेकिन इसमें भी जो कार्बन की मात्रा होती है वो ज्यादा कुछ अच्छी नहीं होती है। बिटमिनियस कोल की कार्बन की मात्रा काफी ज्यादा अच्छी होती है। ये सेकंड नंबर पे आता है। तो पहले नंबर पे क्या आता है, एंथ्रासाइट आता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, बिटमिनियस दूसरी पोजीशन पे आता है, लिग्नाइट तीसरी पोजीशन पे आता है और पीट चौथी पोजीशन पर आता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट कोल। क्वेश्चन नंबर 44 है द इलेक्ट्रोड यूज्ड इन स्पोर्ट वेल्डिंग हैव अ टिप ऑफ। स्पोर्ट वेल्डिंग में प्रयोग किया गया इलेक्ट्रोड की टिप किसकी बनी होती है? ए स्टेनलेस स्टील, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर एंड डी ब्रास। स्पोर्ट वेल्डिंग में दो आर्म होती है, एक आपकी फिक्स आर्म होती है और एक मूवेबल आर्म होती है जिसको हम मूव कर सकते हैं। इसके बीच में हम वेल्डिंग पार्ट को रखते हैं या वर्क पीस को रखते हैं, और जो इसकी टिप बनी होती है वो टिप किसकी बनी होती है? वो कॉपर की बनी होती है। अब कॉपर की टिप क्यों बनी होती है? पहला तो रीजन है कॉपर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। जब भी इलेक्ट्रिकल करंट इलेक्ट्रोड से पास करेगा तो कॉपर जो भी हीट है वो उसको अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकता है, और वर्क पीस पे वो हीट को ट्रांसफर भी अच्छी तरीके से कर सकता है। और जितनी अच्छी तरीके से वो वर्क पीस पे एनर्जी को ट्रांसफर करेगा उतनी ही जल्दी वर्क पीस मेल्ट होगा। दूसरा, इसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स। कॉपर का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो इजिली फ्लो कर सकता है। कॉपर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा अच्छी होती है,
और कॉपर का जो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस होता है वो भी कम होता है। ये कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस किसके बारे में बात चल रही है, ये वर्क पीस और कॉपर का जो टिप है, ये कॉपर का जो टिप है और ये वर्क पीस है, इस पॉइंट को बोला जाता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट। तो जितना कम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पॉइंट होगा उतनी ही जल्दी कॉपर हीट ट्रांसफर कर सकता है वर्क पीस में। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी कॉपर। क्वेश्चन नंबर 45 है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर, पेट्रोलियम उत्पाद कौन से हैं? ए हाइड्रोक्साइड कंपाउंड, बी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, सी सल्फेट कंपाउंड एंड डी नाइट्रेट कंपाउंड। पेट्रोलियम को ज्यादातर क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल या कच्चा तेल जिसे भी बोला जाता है, और ये बना किसका होता है, ये हाइड्रोकार्बन का बना होता है। हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है और हाइड्रोजन एटम पाया जाता है। कार्बन हाइड्रोजन एटम एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं जिसकी वजह से इसका जो नाम पड़ा है वो हाइड्रोकार्बन पड़ा हुआ है। अब इसमें भी जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कुछ दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं एल्केन्स और दूसरे होते हैं एल्कीन्स। एल्केन्स कैसे होते हैं, जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम होते हैं, और एल्कीन्स में क्या होता है, इसमें डबल बॉन्ड या एक बॉन्ड से ज्यादा कार्बन एटम होंगे, उन्हें बोला जाता है एल्कीन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एल्केन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 46 है व्हेन टू 20 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देयर इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज, जब दो 20 ओम प्रतिरोध समांतर में होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध क्या होता है? अगर दो पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो यहाँ पे जो दोनों का रेजिस्टेंस है वो कितना है, 20 ओम है, तो 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, इस जीरो से ये जीरो कटेगा, 4 10 जा 40, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। तो यही इसका आंसर भी है, यहाँ पे 10 ओम आना था, मैं इसको राइट कर देता हूँ। सो ऑप्शन नंबर ए 10 ओम इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, निम्न में से कौन सी विद्युत का संचालन करेगी? ए प्रोक्लेन, बी ग्रेफाइट, सी रबर एंड डी वुड। जितने भी गिवन ऑप्शन है उसमें से ग्रेफाइट ही एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। प्रोक्लेन, रबर, वुड क्या है, ये इंसुलेटर है, और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन काफी कम होते हैं, वहीं कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं, और जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी इजिली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 48 है हाइड्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, हाइड्रोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? ए रिलेटिव डेंसिटी, बी वॉल्यूम, सी डिसॉल्व वाटर परसेंटेज एंड डी प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो हाइड्रोमीटर की मदद से हम रिलेटिव डेंसिटी, जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, उसको नापते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सापेक्ष घनत्व। तो हाइड्रोमीटर में हम क्या करते हैं, हम किसी भी स्पेसिफिक लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करते हैं विद रेफरेंस टू डेंसिटी ऑफ वाटर। और हाइड्रोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये बॉयंसी प्रिंसिपल पे काम करता है, जो होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बताता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में डालते हैं तो उसमें एक अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगता है जिसे हम बॉयंट फोर्स बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोमीटर क्या नापता है, रिलेटिव डेंसिटी को नापता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट डज एलसीडी मीन इन एलसीडी टीवी, एलसीडी टीवी में एलसीडी का क्या मतलब होता है? ए लार्जर क्लियर डिस्प्ले, बी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, सी लॉन्ग चैनल डिस्प्ले एंड डी लिक्विड क्लियर डिस्प्ले। एलसीडी को क्या बोला जाता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या करता है, लाइट के फ्लो को कंट्रोल करता है, तो जिसकी वजह से हमें टीवी स्क्रीन पे इमेज दिखती है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्वेश्चन नंबर 50 है कैपेसिटर बैंक अक्रॉस दी लोड इज यूज्ड, लोड बार में कैपेसिटर बैंक का उपयोग क्यों किया जाता है? ए फॉर इंप्रूविंग दी वोल्टेज, बी फॉर रिड्यूसिंग पावर फैक्टर, सी फॉर इंप्रूविंग पावर फैक्टर एंड डी फॉर क्विक स्टार्टिंग ऑफ द मोटर। पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर बैंक का यूज करते हैं। तो पावर फैक्टर क्या होता है, एक डायमेंशनलेस नंबर होता है जो क्या बताता है कि कितनी अच्छी तरीके से इलेक्ट्रिकल पावर यूज हो पाई किसी भी एसी सर्किट में। और ये किसका रेशियो होता है, रियल पावर और अपेरेंट पावर का रेशियो होता है। रियल पावर क्या है, जो एक्चुअल पावर हम यूज कर रहे हैं किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में, हम रियल पावर बोलते हैं। और अपेरेंट पावर क्या होती है, जो टोटल पावर किसी भी सर्किट में दी गई, जिसमें रियल पावर भी होती है इंक्लूड और रिएक्टिव पावर भी होती है, उसे बोला जाता है अपेरेंट पावर। और पावर फैक्टर की जो मैक्सिमम नंबर होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 1 से ज्यादा पावर फैक्टर नहीं हो सकता है। अब कैपेसिटर बैंक पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करता है, हमारे घरों में भी मोटर यूज होती है, पंखे यूज होते हैं, इसमें क्या होता है, सब में इंडक्टिव लोड होता है। तो इंडक्टिव लोड क्या करता है, रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है, और रिएक्टिव पावर से क्या होता है, लैगिंग पावर फैक्टर डेवलप होता है। तो कैपेसिटर बैंक क्या करता है, किसी भी एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रिएक्टिव
रिएक्टिव पावर को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो रिएक्टिव पावर कंज्यूम हुई है वो उसको काउंटर एक्ट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट का वो कम हो जाता है। तो जितना कम फेज डिफरेंस होगा वोल्टेज और करंट का उतना ही अच्छा पावर फैक्टर होगा। आपने देखा होगा जब पावर फैक्टर यूनिटी होता है तो उसमें जो फेज डिफरेंस होता है वोल्टेज और करंट का वो सेम फेज पे रहता है, यानी कि उनका फेज डिफरेंस 0 रहता है। तो उस केस में क्या होता है, पावर फैक्टर यूनिटी होता है। अब इसके एडवांटेज क्या होते हैं, अगर पावर फैक्टर यूनिटी है तो उसका क्या एडवांटेज है, एक तो एनर्जी लॉसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर एनर्जी किस में यूज हो रही है, यूजफुल वर्क में यूज हो रही है, और हमें जो करंट की रिक्वायरमेंट होती है वो भी कम हो जाती है। हम हायर पावर फैक्टर में लेस करंट की मदद से भी सेम अमाउंट ऑफ रियल पावर को ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाता है। हायर पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है और ये इलेक्ट्रिकल बिल को भी रिड्यूस करता है। सो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉर इंप्रूविंग पावर फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 61 है, आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम हार्डन्ड एंड ऑल्सो विल बिकम मोर। विताल व्यरंजन प्रक्रिया के बाद धातु सख्त हो जाता है और अधिक। ए ब्रिटल, बी डक्टाइल, सी मेलेबल एंड डी टफ। विताल व्यरंजन प्रक्रिया यानी कि हार्डनिंग प्रोसेस के बाद मेटल हार्ड हो जाता है, उसके साथ साथ वो ब्रिटल हो जाता है। ब्रिटल वो कंडीशन होती है किसी भी एक मेटल की जब कोई धातु की टूटने की संभावना बढ़ जाए, उसे बोलते हैं ब्रिटल। हार्डनिंग का एक मेटलर्जिकल प्रोसेस है जो मेटल की कठोरता को बढ़ाती है, और इसको अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेटल को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हीट करते हैं और उस मेटल को तुरंत ठंडा कर देते हैं। और जैसे ही मेटल की रैपिड कूलिंग होती है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मेटल हार्ड बन जाता है। जब मेटल हार्ड बन जाता है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी को मेटल की टर्म में हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मेटल की वो कंडीशन होती है जब मेटल को किसी थिन शीट में या थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ब्रिटलनेस के कारण किसी भी मेटल में फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम एक और प्रोसेस करते हैं जिसे बोला जाता है टेम्परिंग। टेम्परिंग में क्या करते हैं, हम मेटल को दोबारा रीहीट करते हैं लोअर टेम्परेचर पर और उसको आराम से कूल करते हैं, और इसकी मदद से मेटल की ब्रिटलनेस कम हो जाती है और मेटल की हार्डनेस बनी रहती है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटल। क्वेश्चन नंबर 62 है, क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इज अ। कच्चा पेट्रोलियम तेल डैश तेल होता है। ए प्राइमरी, बी फॉसिल, सी बोथ ए एंड बी एंड डी सेकेंडरी। क्रूड ऑयल क्या होता है, एक फॉसिल फ्यूल होता है जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी बोलते हैं। क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन डिपॉजिट का बना होता है, और ये जब फॉसिल फ्यूल काफी टाइम तक डिकम्पोज होता है उसके बाद हमें मिलता है क्रूड ऑयल। और दूसरा पॉइंट क्या है, क्रूड ऑयल एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, यानी कि अगर हमने एक बार क्रूड ऑयल को यूज कर लिया उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी फॉसिल इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा में निम्न में से कौन सा धातु प्रयोग किया जाता है। ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी नियोबियम एंड डी ऑल ऑफ दिस। न्यूक्लियर एनर्जी प्रोसेस के लिए हम तीनों रिसोर्सेज का यूज करते हैं। यूरेनियम का भी यूज करते हैं, थोरियम का भी यूज करते हैं और नायोबियम का भी यूज करते हैं। यूरेनियम सबसे ज्यादा कॉमन फ्यूल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर का, और इसका आइसोटोप क्या होता है, यूरेनियम 235। और यूरेनियम में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, दो प्रोसेस होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। इसका क्वेश्चन आ रखा है तो हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है थोरियम। थोरियम यूरेनियम का अल्टरनेटिव भी माना जाता है, और थोरियम को हम डायरेक्टली फ्यूजन प्रोसेस में यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम इसको एज अ फैजाइल मटेरियल यूज करते हैं सच एज यूरेनियम 233, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ब्रीडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है नियोबियम। नियोबियम को न्यूक्लियर रिएक्टर में एज अ कंट्रोल रोड यूज करा जाता है जो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस को रेगुलेट करती है बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 64 है, अ बॉडी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 198 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन इन 22 सेकंड। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक शरीर सीधी रेखा में 22 सेकंड में 198 मीटर की दूरी तय करता है, तो शरीर की गति क्या होगी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हमें 198 मीटर दे रखा है, टाइम हमें 22 सेकंड दे रखा है, तो वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, 9 मीटर पर सेकंड। सो ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, डाई पेनिट्रेट मेथड इज जनरली यूज्ड टू लोकेट। व्यापित परीक्षण विधि का प्रयोग सामान्यतः डैश पता करने के लिए किया जाता है। एक कोर डिफेक्ट, बी सरफेस डिफेक्ट, बी सुपरफिशियल डिफेक्ट एंड डी टेम्पररी डिफेक्ट। डाई पेनिट्रेट मेथड का इस्तेमाल हम सरफेस डिफेक्ट को पता करने के लिए करते हैं। डाई पेनिट्रेट मेथड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक कलर लिप किट को सरफेस पे डालते हैं। इन केस अगर सरफेस में कोई भी क्रैक्स होंगे तो वो जो कलर लिप किट है वो इन क्रैक्स में बढ़ जाएगा, और जितना भी एक्सेस लिप किट है हम उसको रिमूव कर देते हैं, तो समय ये पता लग जाता है किसी भी सरफेस में कोई क्रैक्स है, कोई होल्स है, तो डाई पेनिट्रेट मेथड से हम सरफेस डिफेक्ट का पता लगा लेते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी सरफेस डिफेक्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म बाय अ लेथ। निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन लेथ मशीन द्वारा किया जाता है। ए टर्निंग, बी कैम्फरिंग, सी थ्रेड कटिंग एंड डी ऑल ऑफ द अबव। लेथ मशीन द्वारा हम कई तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं, सच एज टर्निंग। टर्निंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, हम वर्क पीस के आउटर मटेरियल को रिमूव करते हैं। फेसिंग में हम एक परपेंडिकुलर फ्लैट सरफेस क्रिएट करते हैं वर्क पीस में। ग्रूविंग की मदद से हम वर्क पीस में एक चैनल बनाते हैं, एक नाली बनाते हैं। पार्टिंग ऑफ में हम दो वर्क पीस को सेपरेट करते हैं। थ्रेडिंग, हम स्क्रू में थ्रेड क्रिएट करते हैं।
ड्रिलिंग वर्कपीस में सर्कुलर होल करते हैं। बोरिंग होल को बड़ा करते हैं। कर्लिंग की मदद से हम वर्कपीस में एक रफ पैटर्न जनरेट करते हैं। टैपिंग में हम क्या करते हैं, जो एक ड्रिल होल होता है उसके अंदर थ्रेड क्रिएट करते हैं। एंड कैम्फरिंग में हम वर्क पीस के एजेस को स्मूथ करते हैं। सो ये कई सारे प्रोसेस होते हैं एक लेथ मशीन के। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 67 है, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ। पीतल किसका मिश्र धातु होता है? ए कॉपर एंड जिंक, बी कॉपर एंड टिन, सी कॉपर टिन एंड जिंक, एंड डी नन ऑफ दिस। ब्रास कॉपर और जिंक का अलॉय होता है और ये प्रिपोजिशन कॉपर और जिंक का थोड़ा वेरी कर सकता है और ये एक जनरल रेशियो होता है। वो कितना होता है? कॉपर होता है 66% और जिंक होता है 34%। कॉपर की मदद से हमें थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी मिलती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी मिलती है, डक्टिलिटी अच्छी मिलती है और कोरिजन रेजिस्टेंस भी हमें अच्छा मिलता है। जिंक क्या करता है? जिंक ब्रास की हार्डनेस को बढ़ाता है, उसकी मशीनेबिलिटी को बढ़ाता है और उसके अंदर कलर भी ऐड करता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉपर एंड जिंक। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूजेस नॉन कंज्यूमिंग इलेक्ट्रोड। गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का प्रयोग निम्न में से कौन सी सिलाई प्रक्रिया के लिए किया जाता है? ए TIG, बी MIG, सी मैनुअल आर्क एंड डी सबमर्ज आर्क। TIG वेल्डिंग, जिसे हम टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग भी बोलते हैं और इसका एक और नाम होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। TIG वेल्डिंग को इस नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। जैसे कि अदर वेल्डिंग में होता है, वेल्डिंग प्रोसेस के टाइम पे इलेक्ट्रोड कंज्यूम होता है, लेकिन TIG वेल्डिंग में ऐसा नहीं होता है क्योंकि TIG वेल्डिंग का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से जो उसका इलेक्ट्रोड होता है वो जल्दी से मेल्ट नहीं होता है। और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के साथ इनर्ट गैस भी होती है। कौन कौन सी होती है? आर्गन और हीलियम होती है। आर्गन और हीलियम गैस वैसे तो केमिकली इनएक्टिव रहती है, लेकिन ये किसी भी कंटेमिनेशन को, जो भी कोई वातावरण में दूषित चीज है, धूल है, मिट्टी है, उसको रोकती है। और आर्गन और हीलियम का दूसरा काम क्या है? ये टंगस्टन इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन से बचाती है। जब हम वेल्डिंग करते हैं तो आर्क फॉर्म होती है बिटवीन टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस। अब क्योंकि टंगस्टन इलेक्ट्रोड का तो मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है, तो वर्कपीस केवल मेल्ट होता है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड मेल्ट नहीं हो पाता है। और हम वेल्डिंग प्रोसेस में फिलर मेटल का भी इस्तेमाल करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? TIG वेल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 69 है, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू। 1 हॉर्स पावर डैश के बराबर होती है। ए 746 वॉट, बी 748 वॉट, सी 756 वॉट एंड डी 736 वॉट। 1 हॉर्स पावर 746 वॉट के बराबर होती है। पावर क्या होती है? रेट ऑफ वर्क होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी कोई भी एनर्जी ट्रांसफर हुई या कन्वर्ट हुई। हम मोटर की यूनिट को अभी भी हॉर्स पावर में ही लेते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 746 वॉट। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट सोर्स हैज लीस्ट लाइफ स्पैन। निम्नलिखित में से किस प्रकाश स्रोत का जीवन काल सबसे कम होता है? ए सोडियम वेपर, बी मरकरी वेपर, सी इंसाडिसेंट एंड डी हैलोजन। जितने भी गिवन ऑप्शंस हैं उसमें सबसे कम लाइफ स्पैन किसका होता है? वो होता है इंसाडिसेंट बल्ब का, क्योंकि इंसाडिसेंट बल्ब में हम क्या यूज करते हैं? हम फिलामेंट यूज करते हैं। और फिलामेंट की प्रोसेस में क्या होता है? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है थ्रू फिलामेंट, तो वो फिलामेंट को हीट करता है, जिसकी वजह से वो लाइट को एमिट करता है। लेकिन अगर इंटेंस हीट हो गई या थोड़ा भी करंट में फ्लक्चुएशन हुआ तो फिलामेंट बर्न हो जाएगा या इवेपोरेट हो जाएगा। यहाँ पे एक टेबल है, इस टेबल को आप एक बार ध्यान से देख लेना। टेबल में आपको लाइट सोर्स दिख रहा होगा, इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी दिख रही होगी और लाइफ टाइम दिख रहा होगा। इंसाडिसेंट बल्ब की जो इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी होती है वो 15 से 20 होती है। उसका जो लाइफ टाइम होता है वो अराउंड 1000 आवर्स होता है। सबसे ज्यादा किसका होता है? LED का होता है। इसकी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी कितनी है? 80 से 160 है और इसका जो लाइफ टाइम है वो 50,000 से 1,00,000 आवर्स का है। तो बाकी जितने भी है आप उनको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंसाडिसेंट बल्ब। क्वेश्चन नंबर 71 है, द डिवाइस यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज। विद्युत ऊर्जा को मशीनी ऊर्जा में बदलने हेतु इस्तेमाल करने वाला उपकरण कौन सा है? ए जनरेटर, बी इलेक्ट्रिक मोटर, सी अल्टरनेटर एंड डी ट्रांसफार्मर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। अल्टरनेटर क्या करता है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल करता है। अल्टरनेटर को और क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर। ट्रांसफार्मर क्या करता है? ये इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में ही कन्वर्ट करता है, इधर स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन। या तो ये वोल्टेज के लेवल को बढ़ा देगा या वोल्टेज के लेवल को कम कर देगा। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? चाहे वो सिंक्रोनस मोटर हो चाहे वो एक DC मोटर हो, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में। इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल किस पे बेस होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल बेस होता है। जब भी इलेक्ट्रिकल करंट एक कंडक्टर से फ्लो करेगा और उस कंडक्टर को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो एक फोर्स जनरेट होगा, जिसकी वजह से टॉर्क जनरेट होगा। और जब टॉर्क जनरेट होगा तो मोटर मूव करना स्टार्ट करेगी या रोटेट करना स्टार्ट करेगी। और जब मोटर रोटेट करना
स्टार्ट करेगी तो हमें मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा। इलेक्ट्रिक मोटर के 2 या 3 मुख्य पार्ट होते हैं, एक स्टेटर होता है, रोटर होता है। ये आपको सिंक्रोनस मोटर में भी मिलेगा और ये आपको इलेक्ट्रिक मोटर में भी मिलेगा। लेकिन डीसी मोटर के केस में एक एडिशनल पार्ट होता है कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर की डायरेक्शन को हर हाफ में रिवर्स कर देता है ताकि जो मोटर की रोटेशन है वो कंटिन्यूस बनी रहे। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिकल मोटर। क्वेश्चन नंबर 72 है, व्हाट इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। लकड़ी इसके निर्माण के लिए मुख्य कच्चा माल होती है। ए पेंट, बी पेपर, सी इंक एंड डी गन पाउडर। पेपर बनाने के लिए वुड सबसे ज्यादा प्राइमरी रॉ मटेरियल होता है। पेपर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम पल्प यूज करते हैं वुड का। लकड़ी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और उसका फाइबर मटेरियल निकाला जाता है जिसे हम पल्प बोलते हैं। उसके बाद उस पल्प को एक शीट पे सुखाया जाता है और उसको थिन शीट में काटा जाता है और लास्ट में उस पल्प को ड्राई करा जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस होता है वो पेपर मेकिंग का प्रोसेस होता है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, पेपर। क्वेश्चन नंबर 73 है, 1 जूल इज इक्वल्स टू। 1 जूल डैश के बराबर होता है। ए 10 की पावर 5 अर्क, बी 10 की पावर 3 अर्क, सी 10 की पावर 7 अर्क एंड डी 10 की पावर 11 अर्क। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 की पावर 7 अर्क। जूल किसकी एसआई यूनिट होती है, ये एनर्जी की एसआई यूनिट होती है। और अर्क किसकी यूनिट होती है, ये सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस को क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 10 की पावर 7 अर्क। क्वेश्चन नंबर 74 है, इनसाइड अ होलो स्फेरिकल कंडक्टर इलेक्ट्रिकल फील्ड इज। एक खोखले स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर विद्युत क्षेत्र डैश होता है। ए 0, बी नॉट इक्वल्स टू 0, सी changes with the magnitude of the charge given to the conductor and D changes with the distance from the center of the sphere। एक खोखले स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो 0 होगा। जब हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी एक होलो कंडक्टर में तो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है कि जो टोटल चार्ज है वो केवल स्फेयर के आउटर सरफेस पे बना रहता है। और इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए हमें गॉस लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली ये पूरी एक थ्योरम है गॉस लॉ की, तो इससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि होलो स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। सो ऑप्शन नंबर ए, 0 इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, बखोल रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। बखोल रिले का प्रयोग किसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। ए मोटर, बी अल्टरनेटर, सी ट्रांसफार्मर एंड डी ट्रांसमिशन लाइन। बखोल रिले को गैस एक्चुएटेड रिले भी बोला जाता है और इसकी मदद से हम लार्ज ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्ट करते हैं। लार्ज ट्रांसफार्मर कौन कौन से होते हैं, ऑयल इमर्स्ड ट्रांसफार्मर को हम लार्ज ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ये हमारा मेन टैंक हो गया, ये कंजर्वेटर टैंक हो गया, इसके बीच में लगती है बखोल रिले। तो जब भी कोई इंटरनल फॉल्ट आता है तो ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है और जब ऑयल का टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल्स के अंदर से गैस रिलीज होती है और जब गैस रिलीज होती है तो वो किससे पास होगी, वो मेन टैंक से होते हुए कंजर्वेटर टैंक की तरफ जाएगी। तो बीच में जो बखोल रिले है वो इस गैस को डिटेक्ट करेगी और अगर इनकेस गैस का एक्यूमुलेशन ज्यादा हुआ तो बखोल रिले ट्रिगर हो जाएगी और वो ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगी या ट्रांसफार्मर के सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कर देगी। तो बखोल रिले से हमें अर्ली फॉल्ट डिटेक्शन का पता लग जाता है। इससे हम ट्रांसफार्मर की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी जल्दी कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसफार्मर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।